हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आपका प्रीमिक्स के नए एपिसोड में। आज का हमारा प्रीमिक्स T-123 है और हमारे रिवैम्प्ड प्रीमिक्स को देखते हुए हम आज आपसे पूछेंगे 6 सवाल पॉलिटी और करंट अफेयर्स को मिला के। तो पहला सवाल होगा OTT सर्विसेज के ऊपर, दूसरा एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के ऊपर, तीसरा लेप्रोसी के ऊपर। ये तीनों मुद्दे न्यूज में रहे हैं। देन यूनियन एग्जीक्यूटिव के ऊपर चौथा सवाल, देन फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और उसके बाद NHRC के ऊपर आखिरी सवाल होगा आज का। तो चलिए आज का प्रीमिक्स यहां पे शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही या गलत है। दो स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट है ओवर द टॉप एप्लीकेशन इज एनी ऐप और सर्विस दैट प्रोवाइड्स अ प्रोडक्ट over the internet and bypasses traditional distribution। दूसरी स्टेटमेंट है Netflix and Skype are examples of over the top services। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही या गलत है। अब पॉज करके दोबारा पढ़ सकते हैं, अपने आंसर के बारे में सोच सकते हैं। अब इसका हम आंसर डिस्कस करेंगे। आंसर है बोथ, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ओवर द टॉप सर्विस क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल फोन कॉल्स हैं। पहले आप फोन पे कॉल करते थे, राइट? आपका जो भी ऑपरेटर है वो आपसे फोन कॉल के पैसे चार्ज करता था। अब व्हाट्सएप कॉलिंग आ गई है, तो व्हाट्सएप ने फोन कॉल्स को एक तरीके से उसका एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ओवर द टॉप एप्लीकेशन कोई भी ऐसी ऐप या सर्विस होती है जो एक मौजूदा तरीका जो है डिस्ट्रीब्यूशन का या मौजूदा प्लेटफॉर्म जो है उसकी जगह किसी और तरीके से किसी और डिस्ट्रीब्यूशन के मीडियम से आप तक सर्विसेज लेके आती है। फॉर एग्जाम्पल हम टीवी देखते थे, टीवी पे क्रिकेट देखते थे। सोनी लिव पे अगर मैच आ रहा है या ESPN पे अगर मैच आ रहा है तो हम टीवी पे मैच देखते थे। अब जमाना हॉटस्टार का आ गया है, हम हॉटस्टार पे लॉग इन करते हैं और ESPN का एक्सेस उनके पास है और लैपटॉप पे मैच देख लेते हैं। पहले जो क्रिकेट मैच में टीवी पे देखता था केबल टीवी के थ्रू, अब केबल कनेक्शन के थ्रू, अब मैं वही मैच लैपटॉप पे देख रहा हूं इंटरनेट के थ्रू, राइट? तो आपको वही सर्विस मिल रही है, पर वो सर्विस मिलने का जो तरीका है, जो सर्विस आपको पहुंचाने का मीडियम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन मीडियम है, वो बदल गया है। और नेटफ्लिक्स और स्काइप दोनों इसी के एग्जाम्पल है। स्काइप वीडियो कॉल्स के लिए और नेटफ्लिक्स मूवीज के लिए। पहले हम देखते थे जी सिनेमा पे मूवीज, सोनी मैक्स पे मूवीज। तो एक जमाना था कि लोग टीवी पे मूवीज देखते थे। अब नेटफ्लिक्स एज एग्रीगेटर अपने पास मूवीज रख रहा है और आप नेटफ्लिक्स पे जाके मूवीज देख सकते हैं। Amazon प्राइम, हॉटस्टार, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है जी, ये कुछ डेफिनेशन है यहां पे ओवर द टॉप सर्विसेज की। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जनरली कहा जाता है, ऐसा कोई थंब रूल नहीं, ऐसा कोई लिखित में नहीं है, बट एज अ थंब रूल जनरली जो नया मेथड ऑफ डिलीवरी होता है सर्विसेज का, वो OTT में जनरली लोअर होता है पुराने तरीके से। फॉर एग्जाम्पल जैसे व्हाट्सएप कॉलिंग की बात करी, हम फोन कॉल्स करते थे फॉर एग्जाम्पल 10 पैसा पर सेकंड, 10 पैसा पर मिनट, 50 पैसे पर मिनट, जो भी ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स ये रेट कम ही होते आए हैं। अब व्हाट्सएप कॉलिंग फ्री है। देखा जाए तो आपने सिर्फ डेटा का फॉर एग्जाम्पल 200-300 रुपए महीने का देना है एंड उसके बाद आपकी कॉलिंग अनलिमिटेड है, राइट? तो जनरली ओवर द टॉप की जो कॉस्ट होती है वो एक एग्जिस्टिंग मीडियम से, एक ट्रेडिशनल मीडियम से कम होती है। आप इसको दुनिया का उसूल भी समझ सकते हैं कि नई चीज अगर ब्रेक थ्रू लेके आ रही है, अगर वो एक एग्जिस्टिंग सिस्टम को तोड़ रही है, तो उसका कुछ ना कुछ फायदा होगा कॉस्ट में। अगर हम अपनी बात करें, जैसे आप स्लीपी क्लासेस के फैन हैं, स्लीपी क्लासेस देखते हैं यूट्यूब पे, और भी चैनल्स हैं जहां से आप एजुकेशन लेते हैं, जहां से आप अपनी UPSC की तैयारी कर रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये भी वही है। एक एग्जिस्टिंग क्लासरूम्स होते थे, उनमें कोचिंग दी जाती थी बहुत ज़्यादा अमाउंट लेके, बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करके। वही सर्विसेज आपको
एक सिस्टम में ब्रेक थ्रू आया, घर बैठे बैठे मिल रही है और फ्री में मिल रही है, राइट। तो जनरली कॉस्ट कम होती है, नए तरीके से चीज डिलीवर करने की कॉस्ट हमेशा एज अ थंब रूल कम होती है, ओटीटी में या इन जनरल भी इकोनॉमिक्स में, ठीक है। एग्जाम्पल्स है Amazon वीडियो, फूबो टीवी, होलू, नेटफ्लिक्स, नाउ टीवी, स्लिंग टीवी, स्काई गो, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है जी। ये था पहला सवाल। दूसरा सवाल देखते हैं आज का। स्टेटमेंट है आपके सामने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को लेके, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें सही या गलत है, राइट। पहली स्टेटमेंट है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी। दूसरी स्टेटमेंट है कि लॉज एंड रूल्स को लेके, जो एनिमल वेलफेयर इश्यूज को लेके लॉज और रूल्स हैं उनको लेके वो चेंजेस सजेस्ट कर सकती है। तीसरी चीज, जो रिकॉग्नाइज्ड एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको वो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर सकती है। चौथी स्टेटमेंट है इट इज हेडेड बाय द मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही या गलत है। आप पॉज करके आंसर सोच सकते हैं। इसका आंसर अब हम डिस्कस करेंगे। आंसर है 1, 2 और 3। तो स्टेटमेंट 4 गलत है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया में कुछ 28 मेंबर्स हैं और इसमें पार्लियामेंटेरियंस भी हैं। 4 मेंबर्स लोकसभा से होते हैं, 2 मेंबर्स राज्यसभा से होते हैं। बाकी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, ठीक है जी। स्टैट्यूटरी बॉडी है और एनिमल वेलफेयर इश्यूज को लेके कोई भी अगर लॉ है या रूल है उसमें चेंजेस रेकमेंड कर सकती है ताकि एनिमल्स का और वेलफेयर अपहोल्ड किया जा सके। और जो भी रिकॉग्नाइज्ड एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं अगर वो इनको लिखते हैं कि हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वो आर्थिक मदद भी प्रोवाइड कर सकता है। कुछ और जान लेते हैं। प्रोविजंस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, इस एक्ट के तहत क्रिएशन हुआ है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का। 28 मेंबर्स हैं जिनमें से 6 एमपीज हैं, 4 लोकसभा से, 2 राज्यसभा से। पहले हेडक्वार्टर चेन्नई था, अब हेडक्वार्टर मूव करके बल्लभगढ़ हरियाणा में कर दिया गया है। क्या क्या फंक्शंस हैं? सबसे पहले तो कि अगर कोई रिकॉग्नाइज्ड एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इनको लिखती है तो उसको ये ग्रांट दे सकते हैं, ये रही फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये दूसरी चीज है। पहली चीज है अगर कोई एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इनके दिए गई गाइडलाइंस फॉलो करती है तो उनको रिकॉग्निशन भी यही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। पहले रिकॉग्निशन, फिर रिकॉग्नाइज्ड को जरूरत हो तो फाइनेंशियल असिस्टेंस, और उसके ऊपर भी अगर एनिमल वेलफेयर इशू के ऊपर कोई चेंज लाने की जरूरत है तो एनिमल वेलफेयर लॉज और रूल्स में चेंज भी रेकमेंड करते हैं। और इसके अलावा कोई भी अगर एनिमल वेलफेयर को लेके मुद्दा चल रहा है उस मुद्दे पे एक अवेयरनेस लेके आना समाज में, वो भी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का काम है। न्यूज में क्यों है ये? क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने, जिसमें उन्होंने कैप्टिव एलिफेंट सर्वे की रिपोर्ट पेश करी है, जिसके मुताबिक, जिसके तहत 2454 2454 2454 2454 ऑफिशियल नंबर है, इतने कैप्टिव एलिफेंट्स मौजूद है इंडिया में, जिनमें लगभग 60% 2 ही स्टेट्स में है, असम और केरला। असम में 905 है, केरला में 518 है। तो एक रिट पिटीशन फाइल करी गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ हफ्तों में, महीनों में असम और केरला में काफी एनिमल डेथ्स हुई हैं, तो इनके ऊपर सरकार क्या कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड से पूछा कि आप क्या कर रहे हो कैप्टिव एलिफेंट्स के लिए। तो उनके पास, एनिमल वेलफेयर के पास आंकड़े भी नहीं थे कि इंडिया में कितने कैप्टिव एलिफेंट्स मौजूद हैं। तो कोर्ट के आदेश के अनुसार, कोर्ट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये पूरा सर्वे किया और सर्वे की ये रिपोर्ट कोर्ट को एज एफिडेविट पेश करी, राइट। और ये भी हमें पता चला है कि ये जो ऑफिशियल नंबर है इनमें बहुत सारे ऐसे एलिफेंट्स हैं जो प्राइवेट कैप्टिविटी में है, जिनके पास, ओनर्स के पास ओनरशिप सर्टिफिकेट भी नहीं है,
राइट। ये था दूसरा सवाल आज का। अगला सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल आज के प्रीमिक्स का। लेप्रोसी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, आपने बतानी है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही या गलत है। डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ जनरली 5 to 7 years. Timely diagnosis and treatment of cases before nerve damage has occurred is the most effective way of preventing disability. तीसरी स्टेटमेंट है कि इंडिया में, दुनिया में 2 लाख के आसपास केसेस हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा इंडिया के केसेस हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही या गलत है। आप यहां पे पॉज करके अपना आंसर सोच सकते हैं। आंसर डिस्कस करेंगे जी। अब इसका आंसर है तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। लेप्रोसी के बारे में रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज आई थी, जिससे हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए, कुछ बैकग्राउंड रिसर्च करके आपके लिए डेटा पेश किया। अब लेप्रोसी क्या है? डिजीज है, आपके अंदर वायरस आ गया है, 5-7 साल तक आपके बॉडी के अंदर वो वायरस एग्जिस्ट कर सकता है बिफोर इट शोज। उसका सिम्टम दिखने में 5 से 7 साल लग सकते हैं। जो डिसेबिलिटी कॉज करता है, उस डिसेबिलिटी को आने में 5 से 7 साल लग सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए बहुत जल्दी इस चीज को डिटेक्ट करना, ताकि इसको डिसेबिलिटी आने से रोका जा सके, डिसेबिलिटी लाने से रोका जा सके, ही इकलौता इसका डायग्नोसिस, इसका प्रिवेंट करने का या रोकने का तरीका है कि आप डायग्नोज करो, और अगर डायग्नोसिस पॉजिटिव आ गया है तो नर्व डैमेज होने से पहले इसका थोड़ा इलाज कर लो, ताकि डिसेबिलिटी नहीं आए। यही एक तरीका है, ठीक है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 2 लाख के आसपास के जो दुनिया के केस हैं, उनमें आधे से ज्यादा इंडिया के केसेस हैं लेप्रोसी को लेके। कुछ और इंफॉर्मेशन इसके बारे में देखते हैं। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है, स्किन और पेरिफेरल नर्व्स को अफेक्ट करती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस बहुत ज्यादा हैं, इंक्लूडिंग ये कि डिसेबिलिटी भी आ जाती है, लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड है, ये हमने बात करी। परमानेंट फिजिकल डिसेबिलिटी का सबसे लीडिंग कॉज है, और टाइमली डायग्नोस करना और ट्रीट करना ही इसका इकलौता तरीका है। अब इसको लेके गवर्नमेंट में लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम चल रही हैं, स्कीम्स चल रही हैं। 2017 के यूनियन बजट में गवर्नमेंट ने कहा था कि 2018 तक हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, बट हमने टारगेट मिस कर दिया है। अब हम 2019 के बजट से पहले ये बात कर रहे हैं कि 2020 तक हम ऑफिशियल टारगेट रखते हैं, और कोशिश करेंगे कि 2 अक्टूबर 2019, राइट, महात्मा गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी के 150 साल, उस दिन तक हमने लेप्रोसी एलिमिनेट करनी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है 2020 का, और इंडिया चाहता है कि उससे पहले ही अपना टारगेट मीट कर ले, क्योंकि वर्ल्ड WHO का भी टारगेट तभी पूरा होगा जब इंडिया का टारगेट पूरा होगा। तो टारगेट कैसे पूरा होगा? ऑफिशियली एलिमिनेशन किसको मानते हैं? जब लेस देन 1 केस पर मिलियन आए। इंडिया की आबादी आप मान लीजिए 1.25 बिलियन है, राइट, तो इतने मिलियन हो गई। लेस देन 1 केस पर मिलियन चाहिए। हमारे पास सब, हमने बात करी 1 लाख से ज्यादा केसेस हैं, हमने उनको 1250 केसेस पे लेके आना है। लेस देन 1 केस पर मिलियन जब हो, तब हम मानते हैं कि हम लेप्रोसी इरेडिकेट कर चुके हैं, राइट। और इंडिया में लेप्रोसी इतनी ज्यादा होने का एक तो ये भी रीजन है कि एक सब ट्रॉपिकल डिजीज है ये, तो इंडिया में वैसे भी ज्यादा एग्जिस्ट करती है। दूसरी बात यही, जैसे हमने बात करी कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड इतना लंबा है कि एक्सप्रेस होने में 5, 6, 7 साल लग जाते हैं। तो बाय द टाइम किसी को पता चलता है तो वो ऑलरेडी लेप्रोसी एक्सप्रेस होने के बाद ही पता चलता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस चीज के ऊपर अब तवज्जो देना शुरू किया है, स्ट्रेस देना शुरू किया है कि पहले हम इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस डायग्नोसिस पे करेंगे, कि हमें पता चले कि कौन पॉजिटिव है। जो हमें लगता है कि पॉजिटिव है, देन उनको अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट ऑफर करनी शुरू करें।
और क्योंकि जैसे हमने बात करी इसका लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड है, तो केस हिडन रह जाते हैं, राइट। वो 5 साल 6 साल बाद जब एक्सप्रेस होते हैं तो आंकड़े देश के लेप्रोसी पेशेंट्स के बढ़ जाते हैं, ठीक है। इंडिया करंटली 2.4 केसेस पर मिलियन पे है और हमें इसको लेस देन 1 केस पर मिलियन पे लेके आना है। निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज करार दिया गया है लेप्रोसी को, क्योंकि इंडिया में टीबी और मलेरिया भी काफी सीरियस प्रॉब्लम्स है और टीबी और मलेरिया पे गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी स्ट्रेस है और इंटरनेशनली भी काफी स्ट्रेस है, काफी पैसा आता है इसकी फंडिंग में, इसके इलाज के लिए काफी रिसर्च भी होती है, काफी पैसा स्पेंड होता है, बट प्रोपोर्शनेटली लेप्रोसी के लिए नहीं होता, ठीक है। ये था तीसरा सवाल आज का। चौथा सवाल देखते हैं, ये पॉलिटी से जुड़ा हुआ सवाल है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड। आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट में से सही या गलत है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप पॉज करके अपना आंसर सोच सकते हैं। आंसर डिस्कस करेंगे अब इसका। आंसर है कोई भी नहीं। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, ना कि प्राइम मिनिस्टर। हर डिसीजन प्रेसिडेंट के नाम पे लिया जाता है, चाहे प्राइम मिनिस्टर डिसीजन लेते हैं बट आखिरी सिग्नेचर राष्ट्रपति का होता है। और चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं आपके कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है जी। ये यूपीएससी में पूछा गया सवाल था, इसलिए आपसे हमने पूछा। अगला सवाल, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 से जुड़ा हुआ सवाल है। तो सवाल है कि टू इनिशिएट द प्रोसेस फॉर डिटर्मिनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स और बोथ, कौन सी अथॉरिटी ऐसे प्रोसेस को शुरू करती है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तहसीलदार, बीडीओ या मंडल रेवेन्यू ऑफिसर या ग्राम सभा। अब पॉज करके अपना आंसर सोच सकते हैं। आंसर है इसका ग्राम सभा। अगर आपको ये क्वेश्चन देख के लगे कि आपको इसका आंसर नहीं आता या आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप ये सोचो, ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है ये लाया गया था लोगों को एम्पावर करने के लिए, ग्राम सभा को एम्पावर करने के लिए, ताकि सरकार या कोई भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स या ब्यूरोक्रेट्स कम डिसीजन ले और ग्राम सभा के पास पावर ज्यादा हो। तो आपने अगर डिटरमिन करना है कि इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट है या कम्युनिटी है या दोनों है और कितना राइट है, तो इसका डिसीजन ग्राम सभा लेगी। ये कानून ही इसलिए लाया गया था ताकि ग्राम सभा को एम्पावर किया जा सके। अगला सवाल आज का पॉलिटी का, एनएचआरसी से जुड़ा हुआ। अ सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी अपॉइंटेड टू द एनएचआरसी। दूसरा, all 29 states of India have SHRC as mandated by law। आपके सामने ऑप्शंस हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही या गलत है। आंसर डिस्कस करेंगे अब इसका। आंसर है neither one nor two। सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड, बनाया जा सकता है। हाई कोर्ट के भी सिटिंग जज को मेंबर बनाया जा सकता है, लेकिन इस चीज के लिए आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी है। बस उतना सा पॉइंट है, कोई मनाही नहीं है। सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट किए जा सकते हैं टू दी एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। दूसरी स्टेटमेंट है, ऑल 29 स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव अ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। नहीं, एट प्रेजेंट 25 स्टेट्स के पास अपनी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है। आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि आज के दिन क्या स्टेटस है, किस स्टेट के पास स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन नहीं है। हम वेट करेंगे आपके रिप्लाईज का, कमेंट्स का। ठीक है जी, ये थे आज के 6 सवाल पॉलिटी और करंट अफेयर से जुड़े हुए। आज के प्रीमिक्स में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले प्रीमिक्स में, तब तक के लिए थैंक यू।